हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एग्जाम मार्केस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। मैं आज फिर से हाजिर हूं एक और नए लेक्चर के साथ। तो टिश्यू हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टार्ट कर दिया था बच्चों। ये टिश्यू का हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट में हमने दो इंपॉर्टेंट टिश्यू कवर किए थे, जो था हमारा एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू। तो जिस किसी भी ने अभी उस लेक्चर को नहीं देखा है या आपको एपिथेलियल टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू पढ़ना है तो आप हमारी टिश्यू के लेक्चर पार्ट फर्स्ट को देख सकते हैं। पार्ट सेकंड में हम मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि मस्कुलर टिश्यू होता क्या है बच्चों। तो मस्कुलर टिश्यू एक तरह का स्पेशलाइज्ड टिश्यू है बच्चों, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, मूवमेंट्स के लिए। तो हमारे बॉडी में जितने भी क्या हो रहे हैं बच्चों, मूवमेंट्स हो रहे हैं, वो किसकी वजह से हो रहे हैं, मस्कुलर टिश्यू की वजह हो रहे हैं। अब देखिए बच्चों, मस्कुलर टिश्यू में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्टाइल्स प्रोटीन होते हैं, जैसे कि हमारा एक्टिन हो गया, मायोसिन हो गया, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, कॉन्ट्रैक्शन के लिए और रिलैक्सेशन के लिए। अब देखिए बच्चों, जो हमारा मस्कुलर टिश्यू होता है उसमें कुछ स्पेशलाइज्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन का मतलब होता है ऐसे प्रोटीन के स्ट्रक्चर या ऐसा सेलुलर स्ट्रक्चर जो क्या करता है, कॉन्टैक्ट, मतलब क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्या आता है, हमारे बॉडी में मूवमेंट आ रहा था। अब जो बच्चों मसल्स होते हैं वो हमारे बॉडी का 40 से 50% क्या बनाते हैं, वेट बनाते हैं। हमारे बॉडी का जितना भी वेट है बच्चों, वो उसमें 40 से 50% जो वेट होता है वो किसका होता है, मसल्स का होता है। ठीक, तो यहां आप डायग्राम में देख रहे होंगे बच्चों, ये क्या है, एक मसल का क्या है, स्ट्रक्चर है बच्चों। क्या है बच्चों, एक मसल्स का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले मसल के होता क्या बच्चों, मस्कुलर टिश्यू इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, मसल फाइबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मसल फाइबर कहते हैं। दैट हैव द एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, प्रोड्यूसिंग मूवमेंट्स, मेंटेनिंग पोस्चर एंड जनरेटिंग हीट। अब देखिए बच्चों, जो मस्कुलर टिश्यू है वो एक तरह का स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, जो किससे मिलकर बना होता है, मसल फाइबर से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बनता है बच्चों, मसल फाइबर पे। जब क्या होता है, जब मल्टीपल मसल फाइबर क्या करते हैं बच्चों, मल्टीपल मसल फाइबर एक साथ आते हैं और क्या बनाते हैं बच्चों, हमारा मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मस्कुलर टिश्यू बनाते हैं। तो आप याद रखिएगा कि जो मसल फाइबर से ही मिलके क्या बनता है, मस्कुलर टिश्यू बनता है। आप अब इस डायग्राम में देख रहे होंगे बच्चों, कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं इसको हाईलाइट करने वाला हूं। ठीक, तो आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों, ये है क्या, एक मसल का, सपोज करिए हमारे बॉडी का कोई एक पर्टिकुलर मसल है। ठीक, तो जब ये मसल जो दिख रहा है बच्चों, इसमें जो ये बंडल्स दिख रहे हैं, एक आपको छोटे छोटे इसमें स्ट्रक्चर्स ऐसे दिख रहे होंगे, ये क्या है बच्चों, ये बंडल ऑफ मसल्स फाइबर, मतलब इसमें जो एक बंडल दिख रहा है बच्चों, इसमें कई मसल्स फाइबर हैं अंदर। ठीक, और आपको जो एक दिख रहा है बच्चों, ये क्या है, एक सिंगल मसल फाइबर है। क्या है बच्चों, ये एक सिंगल मसल फाइबर है। ठीक, और इसी तरह इस एक मसल फाइबर में मल्टीपल क्या है बच्चों, सार्को, ये, और फिर ये जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, मतलब इस सिंगल मसल फाइबर में भी मल्टीपल क्या पाए जाते हैं, मायोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मायोफाइब्रिल्स। सॉरी एक सेकंड, मल्टीपल क्या पाए जाते हैं, मायोफाइब्रिल्स, मायोफाइब्रिल्स। ठीक, तो याद रखिए। तो सबसे पहले क्या हो गया, एक बंडल ऑफ मसल हो गया। ठीक, क्या हो गया, सबसे पहले एक बंडल ऑफ मसल्स, फिर बंडल ऑफ मसल्स के अंदर क्या पाया जाता है, बंडल ऑफ मसल्स फाइबर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बंडल ऑफ मसल्स फाइबर पाए जाते हैं। अब जब आप एक बंडल लेंगे, मसल्स के एक बंडल को लेंगे, एक मसल बंडल फाइबर को लेंगे, तो उसके अंदर भी मल्टीपल क्या पाए जाएंगे, मायोफाइब्रिल पाए जाएंगे बच्चों। ठीक, ये देखिए, एक बंडल, 2, 3, 4, 5, एक मसल फाइबर के बंडल में इतने बंडल्स ऑफ फाइबर्स, मसल फाइबर पाए जा रहे हैं एक के अंदर। फिर हम देखेंगे ये सिंगल मसल फाइबर हो गया। सिंगल मसल फाइबर किससे मिलकर बना होता है, मायोफाइब्रिल से मिलकर बना होता है। ठीक, तो मायोफाइब्रिल जो है बच्चों, उससे ही मिलकर क्या बनता है, हमारा मसल फाइबर बनता है, और मसल फाइबर से मिलकर मसल फाइबर का एक बंडल बनता है। और मल्टीपल मसल फाइबर के जब बंडल आपस में मिलते हैं तो एक क्या बनाते हैं, एक मसल बनाते हैं, पूरा एक मसल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक, अब इस पे कुछ कवरिंग होती है बच्चों, सॉरी इस पे देख लीजिए, जो हमारा पूरा एक मसल्स का बंडल होता है उसकी जो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
माइसियम बोलते हैं। ठीक, ये हो गया क्या बच्चों, एपीमाइसियम। एपीमाइसियम क्या हो गई, इस पूरे मसल का जो फाइबर है या मसल का जो बंडल है उसकी कवरिंग को क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम बोलते हैं। फिर आता है बच्चों हमारी पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम क्या होती है, पेरीमाइसियम एक सिंगल जो मसल फाइबर का बंडल है, एक सिंगल जो एक यूनिट इसमें आपको दिख रही होगी, जो इसकी कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम बोलते हैं। ठीक, और एंडोमाइसियम क्या होता है बच्चों, एंडोमाइसियम एक सिंगल जो क्या है, मायोफाइब्रिल्स है। ठीक, क्या है बच्चों, जो सिंगल एक मायोफाइब्रिल्स होती है उसकी जो कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम बोलते हैं। और फेसिकल क्या होता है बच्चों, फेसिकल जो सिंगल मसल फाइबर होता है, सिंगल मसल फाइबर होता है उसी को हम फेसिकल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, फेसिकल भी बोल सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे। क्या क्या, एंडोमाइसियम, एपीमाइसियम और पेरीमाइसियम, फेसिकल्स, मायोफाइब्रिल्स, ये क्या होते हैं, आप इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे। ठीक, तो यहां पर क्या खत्म होता है, डेफिनेट। अब हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे बच्चों की, जो हमारा मस्कुलर टिश्यू होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक, अब आप इस डायग्राम में ये क्या देख रहे हैं बच्चों, ये एक मायोफाइब्रिल है। क्या है, एक मायोफाइब्रिल है, मायोफाइब्रिल। ठीक, जिससे अगर जब मल्टीपल मायोफाइब्रिल्स के एक साथ आते हैं तो क्या बनता है फिर बच्चों, एक मसल फाइबर बनता है। ठीक, मसल फाइबर। अब हम एक सिंगल मायोफाइब्रिल्स को यहाँ क्या देख रहे हैं, बड़े फॉर्म में देख रहे हैं, मतलब इसका ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर हो गया बच्चों। ठीक, ये एक सिंगल क्या है बच्चों, मायोफाइब्रिल है, मायोफाइब्रिल है। ठीक, तो और ये सॉरी, ये मायोफाइब्रिल्स नहीं, ये मसल फाइबर बच्चों क्या है, एक सिंगल मसल फाइबर है। और सिंगल मसल फाइबर के अंदर मल्टीपल क्या मायोफाइब्रिल्स देखे जा रहे हैं। और यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हैं यही मायोफाइब्रिल को क्या किया गया है, बड़ा करके दिखाया गया। तो अब मायोफाइब्रिल्स में होते क्या क्या है, हम उसके स्ट्रक्चर को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सेलुलर लेवल पे देखेंगे मसल फाइबर, मसल सेल्स, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल सेल। तो जो सेलुलर लेवल पे देखेंगे कि एक मसल सेल होती है बच्चों, जो मसल सेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल बोलते हैं। अब जो मायोफाइब्रिल होती है उसकी सराउंडिंग क्या होती है, मतलब जैसे हमारे सेल के अंदर क्या पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, तो इसी तरह जो मायोफाइब्रिल होता है उसकी कवरिंग को हम क्या कहते हैं, सार्कोलेमा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, सार्कोलेमा कहते हैं, जो कि सेल मेम्ब्रेन की तरह ही काम करता है। फिर फील्ड विद सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है उसी तरह मसल जो हमारा क्या होता है, मायोफाइब्रिल होता है, सेल का मसल होता है, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, अब ये मायोफाइब्रिल्स क्या होते हैं, यही एक सिंगल जो सेल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मायोफाइब्रिल्स कहते हैं। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द सार्कोप्लाज्म। ठीक, जो अब ये जो देखिए बच्चों यहाँ क्या है, एक सिंगल ये क्या है बच्चों, मसल का फाइबर है। ठीक, और इसके अंदर क्या पाए जा रहे हैं, मल्टीपल मायोफाइब्रिल्स पाए जा रहे हैं। अब जो इनके बाहर जो फ्लूइड देख रहे हैं बच्चों आप, ये मायोफाइब्रिल्स दिख रहे हैं, मायोफाइब्रिल्स के बाहर जो आप फ्लूइड देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक, एक सिंगल मसल फाइबर के अंदर मल्टीपल मायोफाइब्रिल्स और मायोफाइब्रिल्स के अगल बगल मतलब जो स्पेस खाली है उसमें जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। ठीक, कंपोज्ड ऑफ रिपीटेड कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट कॉल्ड सार्कोमियर। अब ये मायोफाइब्रिल्स बने कैसे हैं बच्चों, ठीक, मायोफाइब्रिल्स ऐसे बने हैं, ये सपोज करिए ये एक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक, किसका स्ट्रक्चर हो गया, एक सिंगल मायोफाइब्रिल्स का। भी मायोफाइब्रिल्स बनते कैसे हैं, मल्टीपल रिपीटेटिव कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट कॉल्ड सार्कोमियर। ठीक, मल्टीपल ऐसे सार्कोमियर से मिलकर बना होता है। ये जो सिंगल आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों इसको क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं। तो ऐसे मल्टीपल जब सार्कोमियर एक साथ मिलते हैं तो क्या बनता है, एक मायोफाइब्रिल्स बनता है। ठीक, अब सार्कोमियर क्या होता है हम ये देख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो आपको डायग्राम दिख रहा है बच्चों ये क्या है, एक सिंगल सार्कोमियर है। क्या, सार्कोमियर। इसी तरह जब मल्टीपल सार्कोमियर मिलते हैं तो क्या बनता है, मायोफाइब्रिल बनता है। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मतलब ये एक तरह का स्ट्रक्चरल यूनिट है किसका, मसल फाइबर का, और फंक्शनल यूनिट भी है किसका, मसल फाइबर का, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चों ये सार्कोमियर ही करवाता है। ठीक, सार्कोमियर में कुछ स्पेशल
कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन पाए जाते हैं जो क्या कराते हैं, कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। एक्सटेंडेड फ्रॉम वन जेड लाइन टू अनदर जेड लाइन। ठीक, अब यहां पर जो आप डायग्राम में देख रहे हैं बच्चों, जो ये स्ट्रक्चर है ये वाला, ठीक, ये क्या है, ये जेड लाइन है। ठीक, तो सार्कोमियर कहां से कहां तक एक्सटेंड करता है, एक जेड लाइन से लेकर के दूसरे जेड लाइन, मतलब दो जेड लाइन के बीच में एक सार्कोमियर पाया जाता है। ठीक, मेड अप ऑफ थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट जो इसमें पाया जाता है, जो आप इसमें देख रहे होंगे बीच में रेड कलर का स्ट्रक्चर जो दिख रहा होगा, ये क्या है बच्चों, ये एक तरह का थिक फिलामेंट होता है। ठीक, तो ये किससे मिलकर बना होता है सार्कोमियर, थिक फिलामेंट जिसको हम मायोसिन कहते हैं, और दूसरा है बच्चों थिन फिलामेंट जिसको हम एक्टिन कहते हैं। ठीक, फिर एक्टिन किससे फर्दर मिलकर बना होता है, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, मतलब जो एक्टिन फिलामेंट है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो हमारा ट्रोपोमायोसिन होता है, दूसरा क्या होता है, ट्रोपोनिन होता है। ये ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन क्या है बच्चों, एक तरह के क्या है, प्रोटीन के ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब सपोज करिए एक ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ये हो गया, 2 3 4, मतलब एक सिंगल ऐसे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। जब ये आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या बनाते हैं, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन बनाते हैं। मतलब जो ये ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन भी है, ये किससे मिलकर बना होता है, प्रोटीन से मिलकर ही बना होता है। ठीक, तो ये कुछ मेन पॉइंट होंगे किसके बारे में, सार्कोमियर के बारे में। ठीक, अब हम स्ट्रक्चर ऑफ सार्कोमियर को देखें कि जो हमारा सार्कोमियर होता है वो होता कैसे है। ठीक, आप डायग्राम में देख रहे होंगे कि एक सार्कोमियर का स्ट्रक्चर है। ईच सार्कोमियर इज बॉर्डर्ड बाय जेड लाइंस। इसका कहने का मतलब हो गया कि एक जो सिंगल सार्कोमियर है, आप जो इस डायग्राम में देख रहे होंगे, ये क्या है बच्चों, यहां पर ठीक देख रहे हैं, ये जो दो डार्क बैंड दिख रही हैं, पहला डार्क बैंड यहाँ पे, दूसरा डार्क बैंड यहाँ पे, तो इसके बीच में जो स्ट्रक्चर पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं। और ये इसको हम जेड लाइन या जेड डिस्क बोलते हैं। ये भी क्या होता है, एक तरह का डेंस प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बच्चों, जेड लाइन इज ए डेंस प्रोटीन स्ट्रक्चर वेयर थिन फिलामेंट एक्टिन आर एंकर्ड। ये क्या होता है, डेंस प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, जो इसको क्या बोलता है, स्ट्राइटेड अपीयरेंस देता है। मतलब जिग जो स्ट्राइटेड अपीयरेंस हमारे मसल फाइबर में आप देखते हैं वो किससे आता है, इसी जेड लाइन से आता है। और इसी जेड लाइन से क्या अटैच होते हैं बच्चों, हमारे एक्टिन जो फिलामेंट होते हैं। क्या अटैच होता है, एक्टिन फिलामेंट अटैच होता है। किससे अटैच होता है, जेड लाइन से अटैच होता है। ठीक, और फिर एक्टिन से क्या अटैच होता है बच्चों, मायोसिन, जो हमारा थिक फिलामेंट होता है। ठीक, तो ये हो गया किसके बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ। तो सबसे पहले हमने पढ़ा बाउंड्री स्ट्रक्चर में, दूसरा पढ़ेंगे हम फिलामेंट्स कि कितने फिलामेंट्स पाए जाते हैं हमारे सार्कोमियर के अंदर। तो सबसे पहला बच्चों थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट जिसको हम मायोसिन कहते हैं, ये किससे मिलकर बना होता है, मेड अप ऑफ मायोसिन प्रोटीन। ये किससे मिलकर बना होता है, मायोसिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब ईच मायोसिन हैज ए टेल एंड 2 हेड। अब देखिए बच्चों, जो हमारी मायोसिन होती है, एक सिंगल मायोसिन की अगर हम बात करें तो उसमें एक टेल होता है और क्या होता है, 2 हेड होता है बच्चों। हेड एक्ट एज ए क्रॉस ब्रिज दैट अटैच टू द एक्टिन ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। अब देखिए बच्चों, जो मायोसिन होता है वो एक्टिन के साथ क्या होता है, अटैच होता है। तो अटैचमेंट में हेल्प कौन कर रहा होता है, अटैचमेंट में यही हेड हेल्प करता है। ठीक, जब हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक्टिन किससे अटैच होता है, मायोसिन से अटैच हो जाता है। तो एक्टिन और मायोसिन में जो अटैचमेंट होता है वो हेड ही करवाता है। ठीक, और दूसरा फिलामेंट क्या पाया जाता है, पहला हमारा थिन फिलामेंट हो गया, थिक फिलामेंट हो गया मायोसिन, दूसरा हो गया हमारा थिन फिलामेंट, कौन सा, एक्टिन। ठीक, तो एक्टिन क्या होता है बच्चों, थिन फिलामेंट होता है। मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन हैज बाइंडिंग साइट फॉर मायोसिन हेड। ये क्या है बच्चों, मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन होता है जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि बाइंड करता है किसके साथ, मायोसिन के हेड के साथ। अभी मैं आगे आपको डायग्राम में दिखाऊंगा कि ये एक्टिन जो फिलामेंट्स होते हैं वो मायोसिन के हेड के साथ कैसे बाइंड करते हैं। अब इसमें दो चीजें देखी जाती हैं, एक होता है बच्चों हमारा ट्रोपोमायोसिन, दूसरा होता है ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो ये होते क्या बच्चों, ये रेगुलेटरी प्रोटीन्स होते हैं दैट ब्लॉक मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन एक्शन एट रेस्ट। अब ट्रोपोमायोसिन क्या होता है बच्चों, ट्रोपोमायोसिन हम उसको कहते हैं
देखिए जब हमारा मसल रिलैक्स में होता है, तो अगर हमारा मसल रिलैक्स में नहीं आएगा तो हमेशा कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्शन होता रहेगा, कभी हाथ मुड़ेगा, कब जैसे हमको कभी क्या आ जाता है, इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं, क्रैम्प्स होने लगते हैं हमारे काफ मसल्स में, हमारे बाइसेप्स में, कहीं भी होने लगते हैं। तो होता क्यों है, यही जब ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, इनफंक्शनल हो जाता है। अब ये रेगुलेटरी प्रोटीन है जो कि हमारे मसल को क्या करता है, रेस्ट में रहने के लिए मदद करता है। अब ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है हम आगे देखेंगे। दूसरा होता है बच्चों ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स बाइंड। अब इसके कई साइट्स होते हैं बच्चों, मेनली 3 साइट होते हैं, हम आगे डील करेंगे। पहला होता है कैल्शियम बाइंडिंग साइट, जो कि क्या करता है, मूव ट्रोपोमायोसिन अवे अलाउ क्रॉस ब्रिजिंग फॉर्मेशन। अब जब जो हमारा ट्रोपोनिन होता है वो उसके साथ जब कैल्शियम बाइंड करता है बच्चों, तो जो हमारी कैपिंग होती है, ट्रोपोमायोसिन क्या करता है, प्रिवेंट करता है कॉन्ट्रैक्शन को, तो उसको ये क्या करता है, हटा देता है। कौन हटा देता है, कैल्शियम बाइंडिंग साइट जो होती है ट्रोपोनिन पे पाई जाती है, ठीक, वो क्या करता है, उसको हटा देता है, ठीक। तो ये हो गया फिलामेंट्स के बारे में। तो बाउंड्रीज पढ़ ली, फिलामेंट्स पढ़ लिया। फिलामेंट्स में क्या, थिक फिलामेंट पढ़ लिया, थिन फिलामेंट पढ़ लिया। थिन फिलामेंट में एक्टिन होता है और ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। थिक फिलामेंट में हमारा मायोसिन होता है बच्चों, ठीक। तो ये हमारे कुछ फिलामेंट्स होते हैं किसके, सार्कोमियर के, ठीक। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों ट्रोपोनिन। आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ स्केलेटल मसल, ये क्या है बच्चों, हमारा मायोसिन है। क्या है, मायोसिन है, ठीक, मायोसिन, ये हमारा मायोसिन है। अब देखिए मायोसिन किससे मिलकर बना होता है बच्चों, इसमें 2 हेड होता है और एक क्या होता है, टेल होती है। तो टेल का लेंथ लगभग 100 नैनोमीटर होता है और 2 हेड होती हैं। और हेड क्या करती हैं बच्चों, ये किसके साथ बाइंड कराती हैं, जो हेड होती है वो एक्टिन के साथ क्या करती हैं, बाइंड करती हैं, ठीक। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, जो आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर रेड कलर में दिख रहा है बच्चों, ये क्या है, ट्रोपोनिन है। क्या है बच्चों, ट्रोपोनिन है। और ये मायोसिन हेड है जो इसके साथ क्या करता है, बाइंड करता है। किसके साथ बाइंड करता है, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है। और जो ट्रोपोमायोसिन होता है बच्चों, वो एक तरह का ऐसे स्ट्रक्चरल बोल सकते हैं, जब मल्टीपल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जब एक साथ मिलते हैं तो एक ये चेन का फॉर्मेशन कराते हैं, ठीक। और इसी चेन पर अल्टरनेट क्या लगे होते हैं, ट्रोपोनिन लगे होते हैं। अब ट्रोपोनिन के क्या होते हैं बच्चों, 3 पार्ट होते हैं, ठीक। क्या होता है, ट्रोपोनिन के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है ट्रोपोनिन आई, दूसरा होता है बच्चों ट्रोपोनिन कैल्शियम बाइंडिंग साइट Ca, और एक होता है बच्चों ट्रोपोनिन, तीसरा क्या होता है, ट्रोपोनिन टी होता है। क्या होता है, ट्रोपोनिन टी होता है। अब ट्रोपोनिन टी होता है क्या बच्चों, ट्रोपोनिन आई का मतलब होता है जो इनहिबिट करता है। किसको करता है, ट्रोपोनिन आई का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट कराना। और ट्रोपोनिन टी क्या होता है बच्चों, ये बाइंडिंग साइट्स होती है। ट्रोपोनिन टी क्या करता है, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन को एक साथ बाइंड कराता है। और ट्रोपोनिन आई क्या करता है, मास्किंग कराता है। जब हम इसकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे बच्चों की, जब मसल कॉन्ट्रैक्शन की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको अच्छे से डील करेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्शन की फिजियोलॉजी क्या होती है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है। जब हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पढ़ेंगे हमारे नर्वस सिस्टम के लेक्चर में, तो वहां पर हम इसको बहुत अच्छे से डील करेंगे। आप यहां पर बस स्ट्रक्चर पे फोकस करिए कि हमारा ट्रोपोनिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्रोपोमायोसिन का कैसा होता है, और एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स कैसे होते हैं, ठीक। तो इसमें आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं कि सार्कोमियर जो होता है बच्चों, उसमें कुछ बैंड्स पाए जाते हैं, बैंड्स पाए जाते हैं। वो बैंड्स और जोन होते कौन से हैं, क्या क्या हम देखने वाले हैं, बैंड्स और जोन्स ऑफ सार्कोमियर। तो सबसे अंडर लाइट माइक्रोस्कोप अल्टरनेटिंग लाइट एंड डार्क बैंड आर सीन। अब जब आप बच्चों मसल के एक सिंगल मायोफाइब्रिल्स को देखेंगे, सार्कोमियर को देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आपको डार्क और कुछ लाइट बैंड्स दिखेंगे। हम उन्हीं को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला है बच्चों क्या है, ए बैंड, जिसको हम एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। ये क्या होता है, डार्क बैंड होता है, कंटेन इंटायर लेंथ ऑफ मायोसिन फिलामेंट्स। अब जब जहां सार्कोमियर आप देखेंगे तो जहां पर मायोसिन का फिलामेंट प्रेजेंट होता है बच्चों, वो क्या होता है, डार्क बैंड का फॉर्मेशन कराता है। क्या कराता है, डार्क बैंड का फॉर्मेशन कराता है, जिसको हम एन आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। और ओवरलैपिंग रीजन ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन, 2 रीजन कवर होता है। जहां पर एक तो एक्टिन का फिलामेंट
मायोसिन का फिलामेंट पाया जाएगा, और दूसरा जहां एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप कर रहे होते हैं किसमें, सार्कोमियर में, वो डार्क बैंड बनाते हैं। दूसरा होता है बच्चों आई बैंड। कौन सा होता है, दूसरा हमारा आई बैंड होता है, जिसको हम आइसोट्रॉपिक बैंड कहते हैं। ये लाइट बैंड होता है और ये कहां फॉर्म होता है, जहां पर एक्टिन फिलामेंट सिर्फ पाए जाते हैं। जहां पर सिर्फ एक्टिन फिलामेंट पाया जाएगा वो क्या कराएगा, आई बैंड का फॉर्मेशन कराएगा। ठीक, नेक्स्ट, अब इसमें देख रहे होंगे बच्चों, इस डायग्राम में सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा आपको कि हमारा थिक फिलामेंट्स कहाँ पाया जाता है, थिन फिलामेंट्स कहाँ पाया जाता है, डार्क बैंड कहाँ पाया जाता है, एच जोन क्या होता है, आई बैंड क्या होता है, ए बैंड क्या होता है, जेड लाइन क्या होता है, आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा। So the basic structure of sarcomere, which later indicate a Z line, functional of myofibril, shortens when muscle fiber। sarcomere क्या है बच्चों, functional unit of myofibril होता है, shortens when muscle contract। अब जो ये sarcomere का टोटल लेंथ होता है बच्चों, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ये क्या होता है, लेंथ कम हो जाता है। मतलब ये sarcomere के जो Z लाइन्स हैं वो पास आ जाते हैं। क्यों पास आते हैं, क्योंकि उनका जो एक्टिन और मायोसिन पे क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ऐसे दो जेड लाइन क्या होंगे, पास आ जाएंगे, तो कॉन्ट्रैक्शन, इस कॉन्ट्रैक्शन के टाइम जेड लाइन पास आ जाते हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं बैंड के बारे में। तो जैसे हमने आई बैंड की बात करी थी बच्चों, आई बैंड क्या है, लाइट बैंड है, कंटेन थिन एक्टिन फिलामेंट एंड नो मायोसिन फाइबर फिलामेंट्स। जो आई बैंड होता है बच्चों, वहां पर जो आप ये रेड कलर में देख रहे होंगे, यहाँ पर इतना स्ट्रक्चर बस। ठीक, यहाँ पर सिर्फ कौन सा फिलामेंट देखा जा रहा है, एक्टिन फिलामेंट देखा जा रहा है। ठीक, और जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ, इसके बीच में जो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये कौन सा हमारा ए बैंड है बच्चों। कौन सा बैंड है, ए बैंड है। ठीक, ए बैंड मतलब एन आइसोट्रॉपिक बैंड होता है। ये क्या कराता है बच्चों, यहाँ पर क्या क्या देखा जाता है, यहाँ पर हमारा डार्क बैंड होता है, कंटेन थिक मायोसिन फिलामेंट्स एंड एक्टिन। अब ये मायोसिन और एक्टिन दोनों पाया जाता है। जो ए बैंड होता है यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ए बैंड में एक्टिन और मायोसिन दोनों पाया जाता है। और एक्स जोन क्या होता है, एच जोन क्या होता है बच्चों, एच जोन इसी ए बैंड का ही पार्ट होता है। एच जोन क्या होता है, ए बैंड का ही पार्ट होता है, जहां पर सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, एक्टिन मायोसिन फिलामेंट्स ही सिर्फ प्रेजेंट होते हैं। ए बैंड किसका, एच बैंड किसका पार्ट है, एच जोन किसका पार्ट है, ए बैंड का पार्ट है, जहां पर सिर्फ क्या देखा जाता है, मायोसिन के फिलामेंट्स देखे जाते हैं बच्चों। ठीक, जेड लाइन हम पढ़ ही चुके हैं, आई बैंड हम जान चुके हैं। ठीक, तो ये टोटल क्या हो गया बच्चों, स्ट्रक्चर हो गया। और एम लाइन क्या होती है, जो सार्कोमियर के बीच में जो मिडिल, मतलब सार्कोमियर का जो टोटल लेंथ होता है, जो उसकी मिड लाइन होती है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, एम लाइन बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, एम लाइन बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया टोटल बैंड्स और जोन के बारे में जो हमारे सार्कोमियर के अंदर पाए जाते हैं। जैसे एच जोन क्या है बच्चों, सेंट्रल पार्ट ऑफ ए बैंड। जो ए बैंड का सेंट्रल पार्ट होता है, जहां पर क्या सिर्फ मायोसिन देखा जाता है। ठीक, एच जोन। एम लाइन क्या होता है, मिडिल ऑफ एच जोन, प्रोटीन लाइन दैट कनेक्ट एंड अलाइन मायोसिन फिलामेंट। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे बच्चों, पीछे वाले, इससे पीछे वाले डायग्राम में देखिए, जो इधर एक क्या है, इधर एक मायोसिन का है, जो जहां पर दो मायोसिन आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। ठीक, एक मायोसिन का फिलामेंट ये हो गया, ठीक, दूसरा मायोसिन का फिलामेंट ये हो गया। ठीक, तो जब जहां पर ये आपस में मिलते हैं, ठीक, दोनों जहां आपस में मिलते हैं, वहां पर क्या बनता है, एम लाइन बनती है। ये क्या होती है, सपोज करिए ये मेरा मायोसिन का एक फिलामेंट है, दूसरा ये है, तो जहां पर ये आपस में मिल रहे होते हैं, वहां पर क्या बनती है, एम लाइन बनती है। ठीक, तो यहाँ डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि जो एम लाइन है बच्चों, वो कहां पर है, एकदम मिडिल में। ठीक, एक एक्टिन मायोसिन का फिलामेंट इस तरफ है और कुछ मायोसिन के फिलामेंट इस तरफ है। तो जहां पर दो क्या मिलते हैं, एम लाइन मिलता है, वही क्या होता है, एम लाइन होता है। ठीक, एच जोन का एकदम जो मिडिल पार्ट होता है, एम लाइन वही होता है। ठीक, तो ये ओवरऑल हो गया किसके बारे में बच्चों, उसके बारे में, सार्कोमियर के बैंड्स और जोन्स के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं।
अब हम देखें क्लासिफिकेशन ऑफ मस्कुलर टिश्यू की। जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किए गए। तो सबसे पहला है बच्चों हमारा स्केलेटल मसल। अभी जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा वो क्या पढ़ रहे थे, स्केलेटल मसल का ही स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। दूसरा हमारा होता है बच्चों कार्डियक मसल। दूसरा क्या बच्चों कार्डियक मसल है। तीसरा हमारा बच्चों स्मूथ मसल। ठीक, तो हमने स्केलेटल मसल को पढ़ा, अब हम कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स को देख लेते हैं। तो जो हमारा कार्डियक मसल होता है बच्चों उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, शॉर्ट सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड फाइबर। ठीक, जो स्केलेटल मसल था बच्चों वो ब्रांच नहीं था, वो कैसा था, अनब्रांच्ड। ठीक, क्या था, अनब्रांच स्ट्रक्चर था। और वो उसके क्या थे, लॉन्ग फाइबर थे। कैसे फाइबर थे, लॉन्ग फाइबर थे। लेकिन जो हमारा क्या होता है कार्डियक मसल्स होता है उसमें शॉर्ट और सिलेंड्रिकल क्या पाए जाते हैं, ब्रांच फाइबर पाए जाते थे। और जो वहां पर हम मसल फाइबर देखे उनके टेपर्ड एंड थे। क्या थे बच्चों, टेपर्ड एंड थे, मतलब वो थ्रू आउट सिलेंड्रिकल नहीं थे, लास्ट में जाके उनका जो वो था स्ट्रक्चर था वो टेपर्ड हो जा रहा था या कम हो जा रहा था, ठीक, डायमीटर। लेकिन जो हमारा कार्डियक मसल्स होता है वो थ्रू आउट सिलेंड्रिकल होता है और ब्रांच होते हैं। सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस, इसमें बच्चों क्या देखा जाता है, एक सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस देखा जाता है। मतलब एक मसल फाइबर के अंदर, एक सार्कोमियर के अंदर एक न्यूक्लियस देखा जाता था। लेकिन स्केलेटल मसल में वो मल्टीपल न्यूक्लिएटेड सेल्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चों, मल्टीपल न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं। लेकिन कभी कभी दो न्यूक्लियस देखा जाता है। स्ट्राइटेशन प्रेजेंट बट लेस प्रोमिनेंट। जैसे हमारा जो स्केलेटल मसल था बच्चों वहां पर जेड लाइन जो थी एकदम प्रोमिनेंट रहती थी, लेकिन इसमें क्या होगा, वो जेड लाइन क्या होती है, इतनी प्रोमिनेंस नहीं होती, जिससे स्ट्राइटेशन तो प्रेजेंट होता है, मतलब वो जिग जैग स्ट्रक्चर दिखता है, लेकिन उतना क्या होता है, प्रोमिनेंट नहीं होता है। कंटेन डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स क्या होते हैं बच्चों, जैसे हमारा सार्कोमियर में जेड लाइन थी तो इसमें भी ऐसे कुछ डेंस बॉडीज होती हैं जिसको हम डेस्मोसोम बोलते हैं। ये क्या करती हैं, एक सेल को दूसरे सेल से क्या करती हैं, कनेक्ट कराती हैं। ठीक, क्या कराती हैं, कनेक्ट कराती हैं और प्रिवेंट सेल सेपरेशन। मतलब एक सेल मल्टीपल सेल से मिलकर ही तो टिश्यू बनेगा, तो जो एक से टिश्यू से दूसरे टिश्यू के बीच में जो कनेक्शन होता है वो इन्हीं डेस्मोसोम के थ्रू होता है। ये क्या कराते हैं, सेल को सेपरेट होने से रोकते हैं। रिच इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बच्चों वो हमारे सेल के अंदर सबसे ज्यादा कार्डियक मसल के अंदर सबसे ज्यादा देखा जाता है, क्योंकि जो ये कार्डियक मसल्स होती हैं बच्चों वो इनवॉलेंट्री होती हैं और ये लगातार काम करती हैं, लगातार, मतलब कभी ये रेस्ट करती ही नहीं बच्चों। ठीक, तो जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होता है इसमें बहुत क्या होता है, हाई होता है। ठीक, जैसे हम अगर एग्जांपल लें तो जो हमारी हार्ट की मसल है बच्चों वो कंटिन्यूसली क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, रिलैक्स कर रही है। तो उसको कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए क्या चाहिए बच्चों, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहां से आती है, माइटोकॉन्ड्रिया से आती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर यहां पर बहुत हाई होता है बच्चों। ठीक, क्या होता है, बहुत हाई होता है। ठीक है, दूसरा कंट्रोल्ड बाय ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। जो इनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है बच्चों ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम से होता है। इन पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। जैसे स्केलेटल मसल्स जो थी उन पे हमारा कंट्रोल था, लेकिन हमारी जो कार्डियक मसल्स है, हमारे हार्ट पे क्या हमारा कंट्रोल है, हम जब चाहेंगे धड़केगा, जब चाहेंगे नहीं धड़केगा। तो ये ऑटोनॉमस कंट्रोल में होता है। लास्ट बच्चों इसमें पेस मेकर सेल्स देखे जाते हैं। मतलब इनका जो कॉन्ट्रैक्शन का रिथम है, कितने तेज कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब कॉन्ट्रैक्ट स्लो होगा, कब कॉन्ट्रैक्ट तेज होगा, जो रेट होगा इनका खुद से होता है। इनके पास पेस मेकर होता है बच्चों, जो होता है एसए नोड इनिशिएट स्पॉन्टेनियस रिथम। मतलब जो इनका रिदम होता है कॉन्ट्रैक्शन का वो खुद से क्या करते हैं, मेंटेन करके चलते हैं। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई किसके, कार्डियक मसल्स की। ठीक, यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे होंगे बच्चों। ठीक, तो इस डायग्राम में आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी कि आपको एक सिंगल मसल फाइबर के अंदर ये मल्टीपल ग्रेनुल्स जो दिख रहे होंगे, डार्क दिख रहा होगा, ये क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक, तो ये क्या है बच्चों, मल्टीपल न्यूक्लियस दिख रहे होंगे। ठीक, क्या दिख रहे होंगे, एक सेल के अंदर कहीं कहीं पर आपको मल्टीपल न्यूक्लियस दिख रहे होंगे। दूसरा बच्चों ये ब्रांच्ड होते हैं, मतलब एक सेल दूसरे सेल से क्या है, कनेक्टेड दिख रहा होगा। ठीक, और स्ट्राइटेशन भी आपको दिख रहा होगा, लेकिन इतने प्रोमिनेंट नहीं है जितना कि स्केलेटल मसल में ये क्या होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं बच्चों। ठीक, तो ये कार्डियक मसल फाइबर का क्या है, स्ट्रक्चर है बच्चों। ठीक,
अब इसके हम लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो जो कार्डियक मसल फाइबर बच्चों वो हमारे बॉडी में एक ही जगह पाया जाता है, जो कि है मायोकार्डियम के नाम से जाना जाता है, जो कहाँ पाया जाता है, वॉल ऑफ द हार्ट। जो हमारी हार्ट की वॉल होती है वहीं पर ही सिर्फ पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मायोकार्डियम कहते हैं बच्चों। इनका फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन टू पंप ब्लड। कंटिन्यूअस क्या करते हैं, रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ब्लड का क्या हो रहा है, पंप हो रहा है, हमारे हर एक सेल तक ब्लड पहुंच पाता है। किसकी वजह से, इन्हीं मायोकार्डियम की वजह से। फिर होता है बच्चों इनवॉलेंट्री ऑटोमेटिक कंट्रोल। ठीक, इन पे क्या होता है, इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब हमारे हमारे कंट्रोल में नहीं होते बच्चों। ठीक, एंश्योर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब ये ब्लड के क्या करते हैं, सर्कुलेशन को मेंटेन, हाईली फटीग रेजिस्टेंट। इसमें क्या होता है बच्चों, कभी ये सेल्स फटीग नहीं होते। स्केलेटल मसल कभी आपने देखा होगा, जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी मसल्स क्या होती हैं बच्चों, थक जाती हैं। ठीक, एक टाइम आता है कि उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता ही नहीं। आप कोशिश तो करेंगे कि डंबल उठा लें, लेकिन डंबल आपसे उठेगा नहीं। ठीक, तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वो मसल्स क्या हो रही हैं, थक जा रही हैं। लेकिन जो हमारी कार्डियक मसल्स होती है बच्चों वो हाईली फटीग रेजिस्टेंस होती है। इसमें फटीग जल्दी नहीं आता है जब तक उनको प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी बच्चों। ठीक, इस वजह से क्यों इसमें, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं बच्चों। ठीक, अब हम आते हैं तीसरा बच्चों हमारे स्मूथ मसल्स के बारे में। हमने कार्डियक मसल देख लिया, अब हम स्मूथ मसल्स को पढ़ने वाले हैं कि हमारी स्मूथ मसल्स क्या होती हैं। ठीक, तो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, ये स्पिंडल शेप्ड की होती हैं। किस शेप की होती हैं, स्पिंडल। स्पिंडल क्या होता है, जो कार्डियक मसल का स्ट्रक्चर कैसा था बच्चों, ऐसा सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर था। ठीक, क्या था, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर था। लेकिन जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं उनमें क्या होता है, ऐसे टेपर्ड एंड होता है। मतलब बच्चों जो ये इनका एंड होता है वो फ्यूजी फॉर्म होता है। फ्यूजी फॉर्म मतलब जाके आपस में क्या हो रही है, मिल जा रही है और एक शार्प क्या बना रही है, एंड बना रही है, एक शार्प एंड बना रही है। ठीक, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्यूजी फॉर्म स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक, ये क्या होती है, सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस होता है इनमें बच्चों। एक सिंगल, हर एक सेल के अंदर आपको सिंगल एक ही न्यूक्लियस देखा जाएगा। लेकिन जो हमारा कार्डियक मसल था उसमें भी सिंगल देखे जा रहे थे, कभी कभी दो देखे जाते थे। लेकिन जो हमारा स्केलेटल मसल्स होता है बच्चों वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, उसमें कई न्यूक्लियस देख लेंगे आप एक सिंगल सेल के अंदर, एक सिंगल मायोफाइब्रिल्स के अंदर। ठीक, नो विजिबल स्ट्रेशन थ्रू एक्टिन एंड मायोसिन आर प्रेजेंट। इसमें जो स्ट्राइटेशन होता है बच्चों, जो जेड लाइन का जिग जैग पैटर्न आप देखते हैं स्केलेटल मसल्स में, कार्डियक मसल्स में, स्मूथ मसल्स में ऐसा कोई स्ट्राइटेशन प्रेजेंट नहीं होता। हालांकि इसमें एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इतने प्रोमिनेंस नहीं होते हैं कि आपको उसमें क्या दिखे, स्ट्राइटेशन दिखे बच्चों। ठीक, फिलामेंट्स एंकर टू डेंस बॉडीज इंस्टेड ऑफ जेड लाइन। अब जैसे कार्डियक मसल्स में और स्केलेटल्स मसल्स में क्या था, जो एक्टिन फिलामेंट था वो जेड लाइन से क्या था, अटैच था। लेकिन इसमें जो एक्टिन फिलामेंट्स होता है वो कुछ डेंस बॉडीज से अटैच होता है, जो इसी सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। डेंस बॉडीज क्या होती हैं, प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती हैं, जिनसे क्या होता है, ये एक्टिन्स और मायोसिन के फिलामेंट अटैच होते हैं, जिससे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चों। यहाँ पर जेड लाइंस नहीं देखे जाते हैं, लेकिन क्या होता है, यहाँ पर जेड लाइंस प्रेजेंट नहीं होती हैं। ठीक, स्लो सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन। इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चों वो स्लो होता है और लंबे समय तक रहता है। ठीक, क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब स्लो ही होगा, लेकिन जो उसका पीरियड होगा कॉन्ट्रैक्शन का वो बच्चों बहुत हाई होता है। ठीक, फिर हम देखेंगे कंट्रोल बाय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड हार्मोन। इनका जो कंट्रोल होता है बच्चों किससे होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से होता है और हार्मोन से होता है बच्चों। ठीक, तो आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा होगा स्मूथ का मसल्स का। अब ये भी दो टाइप्स की होती हैं बच्चों, एक होता है सिंगल यूनिट विसरल और दूसरा होता है मल्टी यूनिट फाइबर। ठीक, क्या होता है, एक सिंगल यूनिट होता है जिसको हम विसरल भी कहते हैं, फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर एज अ शीट, स्टमक, इंटेस्टाइन, यूट्राइन। इसका मतलब क्या हो गया, जो सिंगल यूनिट होती हैं बच्चों, जैसे हमारी इंटेस्टाइन की सब म्यूकोसा हो गई, तो ये क्या है बच्चों, जो हमारी सब म्यूकोसा है या मस्कुलरिस लेयर है वो क्या है बच्चों, स्मूथ मसल्स हैं। तो जो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चों, जो नर्व सप्लाई होती है वो किसी एक सिंगल सेल को होती है, और उसी सिंगल सेल से और बाकी मसल्स में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल क्या या जो न्यूरॉन का स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स है, वो ट्रेवल हो रहा है किसमें, सिंगल यूनिट में। और कॉन्ट्रैक्शन इस तरह से होता है, जैसे इस आप डायग्राम में दिख रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पर मल्टीपल आप क्या देख रहे हैं,
मसल्स के, स्मूथ मसल के फाइबर देख रहे होंगे, लेकिन जो नर्व की सप्लाई है बच्चों वो कुछ मसल्स को ही दिया गया है। तो इसमें हो क्या रहा है, एक मसल फाइबर से एक दूसरे मसल फाइबर में क्या हो रहा है, सिग्नल का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक। लेकिन ठीक उल्टा इसमें होता है मल्टी यूनिट में। मल्टी यूनिट में क्या होता है, जितने भी सेल्स होते हैं हमारी स्मूथ मसल्स के, उनको अलग से क्या नर्व की सप्लाई दी जाती है, ठीक। तो हर एक सेल की एक अलग से नर्व सप्लाई होती है। जैसे हमारा आइरिस ऑफ द आई, जो हमारी आइरिस होती है, आई में जो आइरिस होती है बच्चों, उसका जो क्या होता है, मल्टीपल यूनिट होते हैं, मतलब हर एक आइरिस की मसल्स को एक नर्व सप्लाई कर रही होती है। दूसरा होता है बच्चों एरेक्टर पिलाई। एरेक्टर पिलाई जो मसल्स होती हैं जो हमारे स्किन में पाई जाती हैं, हर एक इरेक्टर पिलाई मसल का एक नर्व सप्लाई होता है बच्चों, ठीक। तो आप सिंगल यूनिट और मल्टीपल यूनिट समझ गए होते हैं। मल्टीपल यूनिट में क्या होता है, हर एक सेल को एक नर्व सप्लाई मिली हुई होती है। सिंगल में क्या होता है, किसी एक सेल को नर्व सप्लाई मिलेगी और उसी सेल से बाकी सेल्स में क्या ट्रांसफर हो रहा होगा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ठीक। अब इसके हम फंक्शन लोकेशन के बारे में देखते हैं। तो बच्चों ये कहां देखे जाते हैं, वॉल ऑफ हॉलो ऑर्गन। जितने भी हमारे बॉडी में हॉलो ऑर्गन्स हैं उनकी जो वॉल्स होती हैं इन्हीं स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। जैसे हमारा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, यूट्रस हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेटर्स हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, ठीक। तो जो हमारी बॉडी में जितने भी हॉलो ऑर्गन्स हैं वहां पर ये देखे जाते हैं। फंक्शंस क्या हो गए, जैसे पेरिस्टालसिस मूवमेंट हमारे गट में हो रहा है, कॉन्स्ट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन हो रहा है किसका बच्चों, ब्लड वेसल्स का। ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, जिससे हमारा बीपी मेंटेन होता है। क्यों कर रही हैं, इन्हीं स्मूथ मसल्स की वजह से कर रही हैं। फिर आ गया बच्चों रेगुलेशन ऑफ एयर पैसेज। जो हमारा ट्रैकिया होता है बच्चों, जो हमारी ब्रोंकाई होती हैं, वहां भी स्मूथ मसल्स देखा जाता है, जिससे क्या होता है, एयर का जो पैसेज होता है बच्चों वो कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है बच्चों। एक्सपल्जन ऑफ यूरिन, जो ब्लैडर होता है हमारा, जो ब्लैडर है बच्चों, वहां भी क्या देखे जाते हैं, स्मूथ मसल्स देखे जाते हैं जिनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, वॉइड कर पाते हैं, यूरिनेशन कर पाते हैं। फिर बच्चों यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, जो यूट्रस होता है हमारे फीमेल्स में, जो यूट्रस पाया जाता है बच्चों, उसमें भी क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। वो कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है बच्चों, क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, स्मूथ मसल पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम कहते हैं बच्चों, ठीक। तो ये हो गया बच्चों किसके बारे में, हमारे स्केलेटल मसल के बारे में, क्या मसल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू के बारे में, ठीक। मस्कुलर टिश्यू में हमने 3 टाइप के मसल्स पढ़े। पहला पढ़ा स्केलेटल मसल, दूसरा पढ़ा हमने कार्डियक मसल, तीसरा पढ़ा हमने स्मूथ मसल, और उनके फंक्शंस के बारे में जाना, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में जाना। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम अपने दूसरे स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, जो कि दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा नर्वस टिश्यू। तो ये जो हमारा नर्वस टिश्यू होता है बच्चों, ये एक तरह का क्या होता है, स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, जो कि हमारे बॉडी में क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को कैरी करता है। मतलब हमारे बॉडी में जितना भी काम होता है बच्चों, जो हम सोचते हैं कि हमें उठना है, हमें बैठना है, हमें यहाँ से चल के वहाँ जाना, हमें हाथ मोड़ना है, हमें उठ के बैठना है, ठीक। तो ये कैसे हो रहा है, हमें बोर्ड पर लिखना है, हमें बोलना है, ये कैसे हो रहा है, एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं जो हमारे ब्रेन से हमारे हर एक मसल्स के सेल्स तक जाते हैं। तो इनको जो ले जाता है बच्चों वो क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक। तो इन्हीं न्यूरॉन्स के जब कलेक्शंस को, या हम मल्टीपल न्यूरॉन्स जब एक साथ मिलते हैं तो नर्वस टिश्यू का फॉर्मेशन कराते हैं। यही हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देखते हैं नर्वस टिश्यू इज द मास्टर कंट्रोल टिश्यू ऑफ द बॉडी। इसको मास्टर कंट्रोल टिश्यू ऑफ द बॉडी क्यों कहा जाता है बच्चों, क्योंकि हमारे बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी हो रही है मेनली वो कहां से कंट्रोल होती हैं, इन्हीं नर्वस टिश्यू से ही कंट्रोल होती हैं। अगर ये खराब हो गई बच्चों तो आपका कोई भी मसल सही हो वो फंक्शन नहीं करेगा, ठीक। क्योंकि जो मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सिग्नल की ज़रूरत है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स की ज़रूरत है, न्यूरोट्रांसमीटर्स की ज़रूरत है, हार्मोन्स की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं ये क्या होती हैं, उसके लिए सिक्रीशन में या उसके एक्टिविटी को बढ़ाने में इंपॉर्टेंस होती हैं बच्चों। अब ये 2 टाइप की होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ
टू पार्ट्स। सबसे पहला बच्चों न्यूरॉन, ठीक। न्यूरॉन क्या होता है बच्चों, इसका फंक्शनल यूनिट होता है, मतलब जो नर्वस टिश्यू हमारा उसका फंक्शनल यूनिट क्या होता है, न्यूरॉन होता है। दूसरा होता है बच्चों न्यूरोग्लियल सेल्स, क्या होती हैं, ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं, न्यूरॉन को क्या करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं किसी इंजरी से, किसी इन्फेक्शन से, किसी मैकेनिकल इंजरी से, किसी केमिकल इंजरी से, जो इसको फंक्शन प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, जिनको हम न्यूरोग्लियल सेल कहते हैं। और ये सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं और उसका एक फ्रेमवर्क भी बनाती है, मतलब उसको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट, एक फ्रेमवर्क देती हैं ताकि वो सही से फंक्शन कर सके, सही से परफॉर्म कर सके बच्चों। तो अब हम एक एक करके न्यूरॉन और न्यूरोग्लियल सेल्स को आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बच्चों, न्यूरॉन के बारे में कि न्यूरॉन होता क्या बच्चों। न्यूरॉन आर हाईली स्पेशलाइज्ड सेल डिजाइन टू जनरेट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्स। जैसे कि हमने बात की थी कि न्यूरॉन क्या है बच्चों, एक हाईली स्पेशलाइज्ड सेल है जिसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि वो इंपल्स को जनरेट कर सके, मतलब इंपल्स को क्या कर सके, बना सके, और जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स उनके अंदर बन रहा है उसको ट्रांसफर कर सके, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, तीसरे न्यूरॉन, चौथे न्यूरॉन, और बाद में कहां पर, अफेक्टर मसल्स पर, जहां पर उसका काम है वहां तक उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स को पहुंचा सके। तो ठीक ये न्यूरॉन का काम हो गया बच्चों। अब हम इसके स्ट्रक्चरल डिटेल्स में अगर जाएंगे तो ईच न्यूरॉन हैज 3 मेन पार्ट, मतलब इनके 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारा सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सॉन। और चौथा बच्चों हम बात कर सकते हैं इसमें एक्सॉन टर्मिनल के बारे में, जो एक्सॉन का एंड पार्ट होता है जहां पर क्या होते हैं, साइनेप्सिस होती है, मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स से मिल रहा होता है बच्चों, उसको हम एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, ठीक। तो मेन ये 4 पार्ट होते हैं, हम एक एक करके देखते हैं कि इनका फंक्शन क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सेल बॉडी जो है बच्चों, जैसे हमारा एक सेल होता है, ठीक, तो उसी तरह न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है, जो कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, जो ये वाला स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अंदर एक हर वो चीज प्रेजेंट होती है जो हमारे एक नॉर्मल सेल के अंदर होती है बच्चों, ठीक। तो सेल बॉडी क्या होती है, न्यूरॉन का एक मेन पार्ट होती है, जहां पर मेन क्या हो रहा है बच्चों, मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा होता है, जैसे कि फंक्शन में सेंटर ऑफ मेटाबॉलिज्म, न्यूरोट्रांसमीटर प्रोडक्शन। तो हमारे न्यूरॉन्स के अंदर जो भी न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं बच्चों, जो भी इलेक्ट्रिकल क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, वो कहाँ होता है, इसी सेल बॉडी के अंदर होता है। इसमें एक लार्ज स्फेरिकल न्यूक्लियस विथ प्रोमिनेंट, क्या देखा, लार्ज स्फेरिकल विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, मतलब जो इसका न्यूक्लियस होता है बच्चों वो बहुत प्रोमिनेंट होता है, लार्ज होता है और स्फेरिकल शेप का होता है। नीजल सब्सटेंस क्या होते हैं बच्चों, नीजल सब्सटेंस जैसे बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स, रफ ईआर, राइबोसोम्स, प्रोटीन एंड न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस। ये क्या नीजल सब्सटेंस क्या होता है बच्चों, एक बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स होता है। बेसोफिलिक्स ग्रेन्यूल्स क्या होता है बच्चों, जब हम इसको डाई करते हैं, बेसोफिल्स का मतलब क्या हो गया, ये बेसिक डाई को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, तो इसीलिए क्या बनाता है, ये एक ब्लू और पर्पल कलर का स्टेन ले लेता है, ब्लू और पर्पल स्टेन, क्या बच्चों, ब्लू और पर्पल स्टेन। मतलब इसका क्या हो गया, जब हम न्यूरॉन को डाई करेंगे तो बेसोफिलिक, बेसोफिलिक मतलब जब हम बेसिक डाई का यूज करेंगे, कौन सी डाई का यूज करेंगे, बेसिक डाई का यूज करेंगे, तो वो उसको क्या करती है, अट्रैक्ट कर लेती है और एक कलर प्रोड्यूस करती है, जो कि ब्लू हो सकता है, पर्पल हो सकता है, इसीलिए इसको हम बेसोफिलिक ग्रेन्यूल्स कहते हैं। उसमें क्या क्या आता है बच्चों, हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, प्रोटीन एंड न्यूरोट्रांसमीटर का पूरा इसमें आता है बच्चों, ठीक। अब इसके अंदर क्या, माइटोकॉन्ड्रिया है जो अबेंडेंट फॉर्म में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर हमारे न्यूरॉन्स में भी हाई होता है बच्चों, ठीक। और न्यूरोफाइब्रिल्स, न्यूरोफाइब्रिल्स भी देखा जाता है हमारे सेल बॉडी के अंदर, जैसे कि माइक्रोट्यूबुल्स एंड न्यूरोफिलामेंट्स, जो किसका काम कर रहे होते हैं बच्चों, स्ट्रक्चरल सपोर्ट का काम कर रहे होते हैं। जैसे हमारे सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होता है, उसी तरह पर यहाँ पर न्यूरोफिलामेंट्स होते हैं जो सेल बॉडी को क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं बच्चों, ठीक। तो ये हो गया सेल बॉडी के बारे में और उसका फंक्शन के बारे में। दूसरा स्ट्रक्चर है बच्चों हमारा डेंड्राइट्स। अब ये डेंड्राइट्स क्या होता है,
डेंड्राइट्स बच्चों स्मॉल मल्टीपल प्रोजेक्शन होते हैं जो कि हमारे सेल बॉडी से हो रहे होते हैं। हमारी जो सेल बॉडी होती है उससे ही ये मल्टीपल प्रोजेक्शन देखे जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। शॉर्ट ब्रांच ट्री लाइक एक्सटेंशन फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम सेल बॉडी। कहां से बच्चों, फ्रॉम सेल बॉडी। ठीक, इनका काम क्या होता है बच्चों, इनका काम होता है रिसीव सिग्नल्स टुवर्ड्स सेल बॉडी। ये क्या करते हैं, और न्यूरॉन से, सपोज करो एक न्यूरॉन यहाँ है, दूसरा न्यूरॉन यहाँ है। ठीक, तो इस न्यूरॉन से सारे न्यूरॉन्स से जो सिग्नल आ रहा है बच्चों, उसको कहाँ ले जाना, सेल बॉडी के पास ले जाना। फिर सेल बॉडी उसको कहाँ करती है, दूसरे न्यूरॉन पे क्या करती है, ट्रांसफर कर देती है। किसके थ्रू, एक्सॉन हिलॉक के थ्रू। ठीक, तो जो एक्सॉन का स्टार्टिंग पार्ट्स होता है और जहाँ पर सेल बॉडी खत्म हो रही होती है बच्चों, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिलॉक बोलते हैं। ठीक, तो ये हो गया किसके बारे में बच्चों, डेंड्राइट्स के बारे में। अब जो डेंड्राइट्स स्पाइंस क्या होते हैं बच्चों, ये एक क्या होते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर साइनेप्सिस। अब जो डेंड्राइट्स होते हैं बच्चों, इस पे छोटे छोटे स्पाइंस देखे जाते हैं। ठीक, क्या देखे जाते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शन देखे जाते हैं, जिसको हम, जो कि सीलिया की तरह होते हैं। ठीक, तो इनका काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। अब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, साइनेप्सिस ज्यादा बनेगा। साइनेप्सिस ज्यादा बनेगा तो वो न्यूरॉन्स जो सिग्नल्स लेके आ रहे हैं, वो सिग्नल को अच्छी तरीके से और ज्यादा अमाउंट में क्या करते हैं, रिसीव कर पाते हैं। ठीक, तो ये डेंड्राइट्स के बारे में हो गया। अब हम पढ़ते हैं एक्सॉन के बारे में कि एक्सॉन क्या होता है। तो आप बच्चों जो इसमें पर्पल कलर का देख रहे हैं, स्ट्रक्चर देख रहे हैं, बीच में रेड कलर के नीचे जो ऐसे पर्पल कलर का सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये क्या है बच्चों, एक्सॉन है। एक्सॉन क्या करता है बच्चों, सिग्नल को सेल बॉडी से कहाँ ले जाता है, एक्सॉन टर्मिनल या एक्सोनल एंड की तरफ ले जाता है, जिससे क्या हो, सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में क्या हो सके, ट्रांसफर हो सके बच्चों। ठीक, लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस अप टू 1 मीटर इन ह्यूमन, मतलब बच्चों ये लगभग 1 मीटर तक भी देखा जा सकता है, किसमें, हमारे ह्यूमन बॉडी में बच्चों। और ये कि सिलेंड्रिकल प्रोसेस, मतलब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है बच्चों, ओरिजिनेट फ्रॉम एक्सॉन हिलॉक। कहाँ से बनता है, एक्सॉन हिलॉक। जो आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या बच्चों, एक्सॉन हिलॉक होता है। ठीक, और कहाँ, नो नीजल सब्सटेंस। एक्सॉन हिलॉक में क्या होता है बच्चों, कोई नीजल्स बॉडीज नहीं देखी जाती हैं, सराउंडेड बाय एक्सोलेमा एंड एक्सोप्लाज्म। तो जो एक्सॉन की कवरिंग होती है बच्चों, ठीक, ये जो कवरिंग आप देख रहे हैं, ठीक, ये कवरिंग, ठीक, ये कवरिंग ये किससे मिलकर बनी होती है, एक्सोलेमा। क्या कहते हैं बच्चों, इसको हम एक्सोलेमा कहते हैं। और इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, ठीक, क्या पाया जाता है, फ्लूइड पाया जाता है, इसको हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। ये ठीक एज इट इज किसकी तरह होती है, साइटोप्लाज्म की तरह होती है। ठीक, और दूसरा इसमें क्या देखा जाता है बच्चों, माइलिन शीथ देखा जाता है। ठीक, जो हमारी एक्सॉन होती है, जो आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, ये मेरी एक एक्सॉन है और ये एक्सॉन किससे कवर है बच्चों, माइलिन शीथ से कवर है। किससे कवर है, माइलिन शीथ से कवर है। और ये माइलिन शीथ होता क्या बच्चों, मल्टी लेयर्ड लिपिड प्रोटीन कवरिंग इंसुलेट्स एक्सॉन इंक्रीजिंग स्पीड। जैसे हमारा एक तार होता है बच्चों, तार के ऊपर प्लास्टिक रैप किया रहता है। ठीक, तो इसी तरह एक्सॉन के ऊपर ये माइलिन शीथ क्या होती हैं बच्चों, रैप होती हैं। क्या होती हैं, रैप्ड होती हैं। इनका फंक्शन क्या होता है बच्चों, ये जो हमारा सिग्नल्स होता है उसके स्पीड को क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं। और फिर एक्सॉन पे ही नोट्स ऑफ रेनबियर देखा जाता है बच्चों। ठीक, तो जहां जहां माइलिन क्या होती है, डिसकंटिन्यूएटेड होती है, मतलब जहां पर माइलिन शीथ की कवरिंग एब्सेंट होती है। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि बीच में क्या है, माइलिन शीथ एब्सेंट है। ठीक, तो जहां पर माइलिन शीथ एब्सेंट है बच्चों, वो क्या बनाता है, नोट्स ऑफ रेनबियर बनाता है। क्या बनाता है, नोट्स ऑफ रेनबियर। ठीक, क्या बनाता है, नोट्स ऑफ रेनबियर। इनका काम क्या होता है बच्चों, ये एक गैप्स बिटवीन द माइलिन सेगमेंट्स सल्टेटरी कंडक्शन। ये क्या करते हैं बच्चों, सल्टेटरी कंडक्शन, मतलब जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है बच्चों, वो ऐसे कैसे ट्रेवल करता है, वन नोट्स ऑफ रेनबियर टू अनदर नोट्स ऑफ रेनबियर, मतलब ऐसा करके ट्रेवल करता है। एक बार यहाँ आया, फिर नेक्स्ट बार यहाँ जाएगा। तो ये सल्टेटरी कंडक्शन, मतलब कूद फान करके जो कंडक्शन हो रहा है बच्चों, उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। एंड्स इन एक्सॉन टर्मिनल, और ये एंड कहाँ पर होते हैं, एक्सॉन टर्मिनल। जो एक्सॉन का लास्ट पार्ट होता है बच्चों, वहाँ पर क्या हो जाते हैं, ये एंड हो जाते हैं।
ठीक। तो ये हो गया किसके बारे में बच्चों, ये हो गया हमारे न्यूरॉन्स के बारे में। और न्यूरॉन्स का फंक्शन क्या होता है बच्चों, न्यूरॉन का मेन फंक्शन होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कैरी करना, न्यूरोट्रांसमीटर को बनाना, ठीक, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर क्या करना, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ले जाना बच्चों, ठीक। इनकी फिजियोलॉजी क्या होती है कि कंडक्शन होता कैसे है, वो हम जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे बच्चों, ठीक। फिर आ गया हमारा दूसरा स्ट्रक्चर क्या था हमारे नर्वस टिश्यू में, न्यूरोग्लियल सेल। न्यूरोग्लियल इक्वल टू सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो ये न्यूरोग्लियल सेल होते हैं बच्चों, ये एक तरह से सपोर्टिंग सिस्टम का काम करते हैं, जो हमारे किसके, न्यूरॉन को, किसको सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों, ये सेल्स न्यूरॉन को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक, ताकि जो हमारा न्यूरॉन है वो अच्छे से फंक्शन कर सके, उसको इन्फेक्शन से बचाते हैं, उसको ब्लड सप्लाई देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, कौन, यही न्यूरोग्लियल सेल। अनलाइक न्यूरॉन दे डू नॉट कंडक्ट इम्पल्सेस बट प्रोवाइड सपोर्ट, न्यूट्रिशन, इंसुलेशन, रिपेयर एंड इम्यून डिफेंस टू द न्यूरॉन बच्चों, टू द न्यूरॉन, ठीक। ये न्यूरॉन को क्या क्या प्रोवाइड करते हैं बच्चों, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं, रिपेयर करते हैं, और उसको इम्यून डिफेंस मतलब इन्फेक्शन से भी बचाते हैं बच्चों। आउट नंबर न्यूरॉन्स अबाउट 10:1, मतलब एक न्यूरॉन के पीछे लगभग 10 न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं बच्चों, एंड मेक अप टू 50% ऑफ ब्रेन। तो हमारे ब्रेन का जितना भी वॉल्यूम है बच्चों, जितना भी मास है उसका 50, मास नहीं, जितना भी वॉल्यूम है उसका 50% कौन बनाता है, यही न्यूरोग्लियल सेल्स बनाते हैं। इसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द माइक्रो इन्वायरमेंट रिक्वायर फॉर द प्रॉपर न्यूरो फंक्शन। अब ये माइक्रो इन्वायरमेंट क्या होता है बच्चों, माइक्रो इन्वायरमेंट हम उसको कहते हैं जो कि हमारे न्यूरॉन के अगल बगल, न्यूरॉन के सराउंड में होते हैं बच्चों, जैसे पोटेशियम का कंसंट्रेशन, सोडियम का कंसंट्रेशन, क्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन, कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन, और इलेक्ट्रिक वोल्टेज का कंसंट्रेशन, ठीक। तो ये मेंटेन कौन करता है, ये माइक्रो इन्वायरमेंट, यही जो न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं यही मेंटेन कर रहे होते हैं उस इन्वायरमेंट के बच्चों, ठीक। तो ये हो गया एक न्यूरोग्लियल सेल के बारे में ब्राइफ इंट्रोडक्शन, ठीक। तो आप इस डायग्राम में डिफरेंट टाइप के क्या देख रहे होंगे, न्यूरोग्लियल सेल देख रहे होंगे। जैसे पहला हमारा एपेंडाइमल सेल्स, दूसरा है बच्चों ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स, तीसरा है सैटेलाइट सेल्स, चौथा है एस्ट्रोसाइट, पांचवा है माइक्रोग्लिया, छठा है सॉन सेल्स, ठीक। तो मेन ये 6 टाइप के क्या है बच्चों, हमारे न्यूरोग्लियल सेल है, ठीक। लेकिन इनको भी फर्दर क्या किया गया है बच्चों, क्लासिफाइड किया गया है, ठीक। नो न्यूरोग्लियल सेल्स of CNS न्यूरोग्लिया, दूसरा है बच्चों PNS न्यूरोग्लिया। जो CNS न्यूरोग्लिया है उसमें 4 होते हैं, एक होता है एस्ट्रोसाइट, दूसरा होता है ऑलिगोडेंड्रोसाइट, तीसरा होता है माइक्रोग्लिया, चौथा होता है एपेंडाइमल सेल, और जो PNS होता है बच्चों वो हो गया सॉन सेल, दूसरा हो गया सैटेलाइट सेल। अब CNS क्या होता है, CNS मतलब हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। PNS क्या बच्चों, जितनी भी नर्व्स हमारे क्या कर रही हैं, हमारे चाहे वो सेंट्रल ब्रेन से निकल रही हो, चाहे पेरिफेरल स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हो, वो किसके पार्ट्स होते हैं, पेरिफेरल। जो नर्व्स के फाइबर्स होते हैं वो क्या हो गए, PNS हो गए। जो हमारा ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, ये क्या हो गया, CNS में बच्चों 4 होते हैं न्यूरोग्लिया, और PNS में हमारे 2 होते हैं, ठीक। अब हम एक एक करके देखते हैं कि जो हमारे न्यूरोग्लिया होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सबसे पहले एस्ट्रोसाइट, ये क्या हम पढ़ रहे हैं, CNS के न्यूरोग्लिया को पढ़ रहे हैं, ठीक। ये क्या होते हैं, लार्जेस्ट ग्लियल सेल, स्टार शेप्ड विथ मैनी प्रोसेस। ये क्या है बच्चों, लार्जेस्ट ग्लियल सेल होता है। आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, एस्ट्रोसाइट्स का होता है। कौन से शेप का होता है, स्टार शेप का होता है, और इसका जो क्या है बच्चों, लार्जेस्ट मतलब इसका जो साइज है वो न्यूरोग्लिया जितने भी पाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा होता है, ठीक। क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। 2 टाइप के होते हैं, एक होता है फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स, दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट, ठीक। तो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स वो होते हैं जो क्या होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं बच्चों, जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग नहीं देखी जाती, और इसमें क्या होता है, जो साइटोप्लाज्मिक या प्लाज्मा होता है वो, प्लाज्मा नहीं बच्चों, जो साइटोप्लाज्म होता है वो कम होता है। लेकिन जो प्रोटोप्लाज्मिक क्या होते हैं, एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं, और ये क्या होते हैं, ब्रश मतलब एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। मतलब जैसे ये कोई स्टार शेप,
स्टार शेप के होते हैं ना, ठीक। तो इसमें क्या देखा जाता है, ऐसे मल्टीपल ब्रांचेस देखे जाते हैं, ठीक। क्या देखे जाते हैं बच्चों, मल्टीपल ब्रांचेस देखे जाते हैं, ठीक। किसमें, प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइट्स में। लेकिन जो फाइब्रस एस्ट्रोसाइट्स होता है बच्चों, वो क्या होता है, अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक। तो ये हो गया बच्चों किसके बारे में, एस्ट्रोसाइट। अब एस्ट्रोसाइट्स कहाँ पर पाए जाते हैं और कैसे पाए जाते हैं बच्चों, ठीक। तो आप जो ये डायग्राम देख रहे होंगे बच्चों येलो कलर में, ये क्या है, हमारा दो न्यूरॉन है जो कि आपस में कनेक्टेड है। अब ये न्यूरो एस्ट्रोसाइट्स पाए कहाँ जाते हैं, आप ये जो देख रहे हैं ये क्या है, एक ब्लड वेसल्स है, ठीक। येलो कलर में जो आप ये देख रहे हैं ये क्या है, एक ब्लड वेसल्स है, ठीक। तो ये ब्लड वेसल्स से एक एंड इसका कहाँ कनेक्टेड है, ब्लड वेसल्स पे कनेक्टेड है। दूसरा एंड कहाँ कनेक्टेड है बच्चों, जहां पर क्या हो रहा है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बन रहा है। क्या बन रहा है, साइनेप्सिस हो रही है। कहाँ हो रही है बच्चों, साइनेप्सिस हो रही है। साइनेप्सिस का मतलब क्या हो गया, जहां पर एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्टेड है बच्चों, ठीक। तो ये क्या कर रहे हैं, एक तरह का कनेक्शन का काम कर रहे हैं, ठीक। ब्लड वेसल्स और दो न्यूरॉन्स के बीच में और ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन के बीच में, ठीक। जैसे आप इस डायग्राम में यहाँ पर देख रहे होंगे बच्चों कि यहाँ पर एक एस्ट्रोसाइट्स है, एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है, दूसरा बच्चों पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, ठीक। तो ये क्या हो गया बच्चों, एक तरह का कनेक्शन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं दो न्यूरॉन के बीच में और ब्लड वेसल्स और न्यूरॉन के बीच में, ठीक। तो आप लोकेशन इसको याद रखेंगे कि कहाँ पाया जाता है, जो हमारी ब्रेन में ब्लड सप्लाई होती है उसके ऊपर ऐसे देखे जाते हैं, ठीक। क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को कवर कर लेते हैं और जो दूसरा एंड होता है बच्चों वो क्या करता है, जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट्स होते हैं या साइनेप्सिस जहाँ होती है वहाँ पर क्या करता है, एक इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर बनाता है जिससे क्या करता है, वो उसको न्यूट्रिशन सप्लाई करता है या भी जो भी आयंस की या किसी चीज की जरूरत है उसका क्या करता है, सप्लाई करता है बच्चों, ठीक। अब हम इसके फंक्शंस के बारे में यहाँ पे देख लें। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द न्यूरॉन, न्यूरॉन को क्या कर रहा है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है और एक ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन में हेल्प करता है बच्चों। ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है अब हम जानते हैं। अब देखिए जो हमारा ब्रेन होता है बच्चों उसको डायरेक्ट ब्लड की सप्लाई नहीं होती है, ठीक। जैसे हमारे बॉडी के हर एक टिश्यू को क्या होती है कि ब्लड सप्लाई जो होती है वो डायरेक्ट टिश्यू को मिल जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जो हमारे ब्रेन में क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई जो कैपिलरीज गई हैं और जो न्यूरॉन्स हैं उनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, उसके बीच में कुछ सेल्स पाए जाते हैं। कौन से सेल्स, यही एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रोसाइट्स क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है, मतलब हमारे न्यूरॉन्स को और ब्लड की कैपिलरीज को आपस में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आने में हेल्प करता है बच्चों, ठीक। तो ये होता है ब्लड ब्रेन बैरियर और ये क्यों जरूरत होता है, इसलिए जरूरी है बच्चों ताकि हमारे ब्लड में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है, वो हमारे ब्रेन तक इजीली ना पहुंच सके। इसके वजह से क्या होता है, यही हमारा हेल्प करता है ब्लड ब्रेन बैरियर। मेंटेन आयनिक बैलेंस, ये आयनिक बैलेंस भी बनाता है बच्चों कहाँ पे, न्यूरॉन के अंदर, ठीक। फिर अपटेक एंड रिसाइकल ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जैसा कि मैंने कहा था कि बच्चों जहां पर साइनेप्सिस हो रही है वहां पर ये पाए जाते हैं, ठीक। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं साइनेप्स में उसको क्या करता है, अपटेक करता है, मतलब अपने अंदर लेता है और उसको रीजनरेशन में क्या करता है, हेल्प कराता है बच्चों। स्टोर ग्लाइकोजन, सप्लाई लैक्टेट टू न्यूरॉन्स ड्यूरिंग एक्टिविटी, जैसे मैंने बात किया था कि ये ब्लड सप्लाई मतलब ब्लड से न्यूट्रिशन को कहाँ सप्लाई करता है, हमारे न्यूरॉन्स को सप्लाई करता है जब भी हमारे न्यूरॉन एक्टिवेट क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं। फॉर्म ग्लियल स्कार, अब ये ग्लियल स्कार क्या होते हैं, जैसे हमारे स्किन में कोई कट लगता है बच्चों तो स्कार बन जाता है, उसी तरह क्या होता है हमारे अगर सीएनएस में कोई क्या होगा, कोई इंजरी होगी तो ये ग्लियल स्कार मतलब उसके हीलिंग में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक। नेक्स्ट सेल की बात करते हैं, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या होता है बच्चों, ये भी एक तरह का स्मॉल सेल्स विथ फ्यूअर शॉर्टर प्रोसेस कंपेयर टू एस्ट्रोसाइट, ये एस्ट्रोसाइट्स की तरह ही होता है बच्चों, लेकिन जो इसके प्रोजेक्शंस होती हैं, जो प्रोसेस उसमें पाई जाती हैं वो क्या होती हैं, बहुत शॉर्ट्स होती हैं, ठीक। जैसे एस्ट्रोसाइट्स में लंबे लंबे क्या प्रोजेक्शंस थे बच्चों, ठीक, स्टार शेप का था और उसमें क्या थे, लंबे लंबे ऐसे प्रोजेक्शन थे, ठीक। लेकिन जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं बच्चों उसमें जो ये प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं वो क्या होती हैं, छोटी होती हैं। क्या होती हैं बच्चों, छोटी होती हैं, ठीक।
तो ये एस्ट्रोसाइट्स का स्ट्रक्चर होता है। अब ये क्या करते हैं बच्चों, एस्ट्रोसाइट्स करते क्या है, ईच सेल कैन एक्सटेंड प्रोसेस टू मल्टीपल न्यूरॉन। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे बच्चों, ये जो बीच में आप सेल्स देख रहे हैं ये क्या है, एस्ट्रोसाइट्स है, और इसके जो प्रोसेस हैं वो किससे कनेक्टेड है, एक्सॉन से कनेक्टेड है। अब जो एक एस्ट्रोसाइट्स है वो मल्टीपल न्यूरॉन्स को क्या कर रहा है, न्यूरॉन के एक्सॉन को कवर कर रहा है बच्चों, ठीक। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है बच्चों। इसका फंक्शन क्या होता है, प्रोड्यूस माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन। अब जो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं बच्चों, ये क्या बनाते हैं, माइलिन का फॉर्मेशन कराते हैं। किस में कराते हैं, सीएनएस में। सीएनएस में जो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, इन्हीं ओलिगोडेंड्रोसाइट से होता है। वन ओलिगोडेंड्रोसाइट कैन माइलेट सेवरल एक्सॉन साइमल्टेनियसली, मतलब एक जो ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स है वो सेवरल एक्सॉन्स को क्या करता है, माइलिनेट कर सकता है, ठीक। प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन, जैसा कि मैंने कहा था कि माइलिन शीथ क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, ठीक। तो ये हो गए हमारे दो। तीसरा क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे माइक्रोग्लिया। अब माइक्रोग्लिया होता है क्या बच्चों, जैसे सेल्स हमारे ब्लड में क्या पाए जाते हैं, WBCs पाए जाते हैं, मैक्रोफाजेस पाए जाते हैं, और मास्ट सेल पाया जाता है, या फिर कफर सेल्स पाए जाते हैं हमारे किसमें, लीवर के अंदर। तो ब्रेन के अंदर जो बच्चों क्या होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए या फैगोसाइटोसिस करते हैं, उनको हम माइक्रोग्लियल कहते हैं, ठीक। इसको हम बोल सकते हैं WBC ऑफ ब्रेन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, WBC ऑफ ब्रेन, ठीक। या या फिर हम बोल सकते हैं कफर सेल ऑफ लीवर, ठीक। क्या, जैसे हमारे लीवर में कफर सेल पाया जाता है, उसी तरह हमारे ब्रेन में क्या पाया जाता है, माइक्रोग्लिया पाया जाता है। ये स्मॉलेस्ट ग्लियल सेल है, डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म मोनोसाइट लिनेज, अनलाइक अदर न्यूरोग्लियल एक्टोडर्मल ओरिजिन। ये किससे बने होते हैं बच्चों, मेसोडर्म से बने होते हैं, लेकिन जो और ग्लियल सेल हैं बच्चों वो किससे मिलकर बने होते हैं, एक्टोडर्म से। हैव इलोंगेटेड न्यूक्लियाई एंड थॉर्नी प्रोसेस। इसमें क्या होते हैं, थॉर्नी प्रोसेसेस होते हैं, और इनका जो न्यूक्लियस होता है बच्चों वो क्या होता है, इलोंगेटेड होता है। क्या होता है, इलोंगेटेड होता है। अब इसके फंक्शंस के बारे में जान लेते हैं। फैगोसाइटोसिस ऑफ सेलुलर डेब्रीज, माइक्रोब्स एंड डेड न्यूरॉन्स। जितने भी डेड न्यूरॉन्स होते हैं, डेब्रीज होती हैं, माइक्रोब्स होते हैं, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट्स होते हैं, उनका क्या करता है, फैगोसाइटोसिस करता है। जैसे हमारे ब्लड में WBC जो होती हैं, वो लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं। या फिर मास्ट सेल नहीं, कफर सेल्स होते हैं, या फिर हमारे लंग्स में डस्ट सेल्स पाई जाती हैं। उसी तरह माइक्रोग्लिया होता है बच्चों, जो क्या करता है, CNS में क्या करता है, फैगोसाइटोसिस का काम करता है। एक्ट एज ए इम्यून सेल ऑफ CNS, मैक्रोफाज लाई। जैसे हमारे ब्लड में मैक्रोफाजेस होते हैं, उसी तरह ये मैक्रोफाज का काम करते हैं। कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। रिलीज साइटोकाइंस ड्यूरिंग इन्फेक्शन और इंजरी। अब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई भी इन्फेक्शन होगा या इंजरी होगी बच्चों, तो ये क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन क्या कराते हैं, क्या करते हैं, साइटोकाइंस। साइटोकाइंस क्या होते हैं बच्चों, ये इन्फ्लामेशन को क्या करते हैं, कम करते हैं, या इन्फ्लामेशन या किसी इन्फेक्शन से फाइट करने में क्या करते हैं बच्चों, हेल्प करते हैं, ठीक। लास्ट क्या है बच्चों, लास्ट है फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल इन CNS डैमेज। फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन, अगर CNS में कोई भी इंजरी हो रही है बच्चों, तो जो सबसे पहला रिस्पॉन्स किसका आता है, इन्हीं माइक्रोग्लियल सेल्स का आता है, जो कि है हमारा क्या, माइक्रोग्लिया, ठीक। अब नेक्स्ट है बच्चों एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल सेल हमारे CNS का लास्ट क्या है बच्चों, न्यूरोग्लिया है, ठीक। इनका स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, ये सिलिएटेड, क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियल लाइक सेल्स होते हैं। मतलब ये सिलिएटेड होते हैं, और इनका शेप क्या होता है बच्चों, क्यूबॉइडल होता है या फिर कॉलमनर होता है बच्चों। लाइन द वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये कहाँ पाए जाते हैं, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। आप जब ब्रेन पढ़ेंगे बच्चों तो उसमें वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारा लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल्स, फोर्थ वेंट्रिकल्स होता है। तो जो वेंट्रिकल्स होते हैं बच्चों वहीं पर ये पाए जाते हैं। कहाँ पर, मेनली कोरॉइड प्लेक्सस जो होता है हमारे ब्रेन के अंदर होता है, या हमारे वेंट्रिकल्स का एक स्ट्रक्चर है बच्चों, वहाँ पर कोरॉइड प्लेक्सस देखे जाते हैं। और इनका काम क्या होता है बच्चों, CSF का क्या कराना, प्रोडक्शन कराना। किसका, CSF का प्रोडक्शन करवाना, ठीक। और दूसरा होता है बच्चों ये ब्लड ब्रेन बैरियर भी बनाते हैं, BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर का भी क्या कराते हैं, फॉर्मेशन कराते हैं बच्चों, ठीक।
फॉर्म पार्ट ऑफ कोरॉइड प्लक्सेस, जैसे यहाँ पर मेंशन किया, अलॉन्ग विद कैपिलरीज। कोरॉइड प्लक्सेस का भी ये एक पार्ट होते हैं, किसके साथ मिलकर, कैपिलरीज के साथ मिलकर बच्चों। इनका फंक्शन क्या है, प्रोड्यूस सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीलिया हेल्प इन सर्कुलेशन ऑफ सीएसएफ, जो सीलिया जिस पे प्रेजेंट होती है वो क्या करती हैं, सीएसएफ के सर्कुलेशन में हेल्प करती हैं। फॉर्म ए बैरियर बिटवीन द सीएसएफ एंड नर्वस सिस्टम, ये क्या कराता है, एक बैरियर का भी काम कराता है, किसके बीच में बच्चों, सीएसएफ और नर्वस सिस्टम के बीच में। ठीक, अब हम देखिए पीएनएस पे आ गए बच्चों कि न्यूरोग्लियल सेल लाइन पीएनएस, जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें दो तरह के न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं, एक होता है बच्चों स्वान सेल, दूसरा होता है बच्चों सैटेलाइट सेल। अब स्वान सेल क्या करते हैं बच्चों, माइलिन का फॉर्मेशन कराते हैं, किसमें, पीएनएस में, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें जो माइलिन का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, स्वान सेल से होता है। ठीक, ये फ्लैटेंड सेल्स दैट रैप्स अराउंड एक्सॉन इन पीएनएस। ठीक, जो एक्सॉन होती है बच्चों, जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, जो एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर क्या होते हैं, ये रैप होते हैं, कौन से सेल्स, स्वान सेल्स जो होते हैं उसके ऊपर रैप होते हैं। ठीक, और इनका फंक्शन क्या होता है, माइलिन का फॉर्मेशन कराना, किस पे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे, एड इन नर्व रीजनरेशन आफ्टर इंजरी, और ये बच्चों रीजनरेशन में भी हेल्प करते हैं। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है बच्चों उसमें कुछ हद तक रीजनरेशन देखा जाता है अगर उसमें कोई इंजरी हो रही है, लेकिन जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है बच्चों, अगर उसमें कोई इंजरी हो रही है तो उसकी रिकवरी बहुत डिफिकल्ट होती है बच्चों, हो या फिर होती ही नहीं है। ठीक, प्रोवाइड न्यूट्रिशनल एंड मेटाबॉलिक सपोर्ट टू द एक्सॉन, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये जो एक्सॉन्स को क्या करते हैं, या न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन और क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं बच्चों, या फिर मेटाबॉलिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं। इन अनमाइलिनेटेड फाइबर वन सॉल सेल कैन इनक्लोज मल्टीपल एक्सॉन, जो अनमाइलेटेड न्यूरॉन होते हैं बच्चों, जहाँ पर क्या माइलिन नहीं पाया जाता है, माइलिन शीथ नहीं पाई जाती है, वहाँ पर क्या करते हैं, यही सॉन सेल क्या करते हैं, एक्सॉन को इनक्लोज कर देते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं या एक कवरिंग का फॉर्मेशन कराते हैं। ठीक, और दूसरा है बच्चों हमारा सैटेलाइट सेल, ये क्या होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का सेकंड न्यूरोग्लियल सेल होता है। इसका काम क्या होता है बच्चों, ये स्मॉल फ्लैटेंड सेल्स होते हैं सराउंडिंग न्यूरोनल सेल बॉडीज इन द गैंग्लिया, सेंसरी एंड ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। गैंग्लिया क्या होता है बच्चों, एक तरह का मल्टीपल सेल बॉडी का क्या होता है, कलेक्शन होता है, जो कि हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में बनता है, जिसको हम गैंग्लिया कहते हैं, जहां पर मल्टीपल न्यूरॉन आके क्या करते हैं, मिलते हैं और फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सप्लाई, पेरिफेरल बॉडीज को, पेरिफेरल पार्ट्स को सप्लाई देते हैं। ठीक, तो ये क्या करता है, उन्हीं जो न्यूरॉन की सेल्स बॉडी होती हैं उन्हीं को क्या करता है, कवर करता है। ठीक, आप इस डायग्राम में सैटेलाइट सेल्स देख रहे होंगे, जो इस सेल बॉडी को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है बच्चों। ठीक, क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। इनका फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, जो हमारे गैंग्लिया होता है बच्चों उसको क्या करते हैं, एक तरह का स्ट्रक्चरल सपोर्ट देते हैं, जिससे क्या हो सके, माइक्रो इन्वायरमेंट मेंटेन हो सके बच्चों, क्या हो सके, माइक्रो इन्वायरमेंट मेंटेन हो सके, जिससे वो गैंग्लिया हैं, डिफरेंट गैंग्लिया हमारे बॉडी में, हमारे नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर सके बच्चों। प्रोटेक्ट न्यूरॉन सेल बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरी और केमिकल फ्लक्चुएशन। अब ये क्या करते हैं, सेल बॉडी को ही सराउंड करते हैं, तो सेल बॉडी को ये किससे बचाते हैं बच्चों, एक्सटर्नल इंजरी से बचाते हैं या केमिकल फ्लक्चुएशन से बचाते हैं। जैसे वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है बच्चों, कुछ न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस हो रहे हैं, कुछ बढ़ रहा है, कुछ घट रहा है, तो ये जो सैटेलाइट सेल्स होते हैं उसी सेल बॉडी को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं बच्चों। ठीक, तो यहाँ पर हमारा नर्वस टिश्यू खत्म होता है। हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा, न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में पढ़ा, 4 हमारे किसमें, सीएनएस में पाए जाते हैं, 2 हमारे किसमें पाए जाते हैं, पीएनएस में पाए जाते हैं। उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, शेप क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको कहीं भी थोड़ा भी डाउट है तो आप कमेंट कर हमसे पूछ सकते हैं। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएंगे। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने बैचमेट्स के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियोस को पढ़ के अच्छा परफॉर्म कर सके अपने एग्जाम में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।